नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम मुकाबला में। इस बार का मुकाबला चुनाव आयोग पर और उसके ऊपर उठ रहे सवालों पर होगा। शायद ही कोई राजनीतिक दल बचा है जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल ना उठाए हों। बंगाल की बात करें तो तृणमूल का यह आरोप रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो मोदी कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि चरणों का चयन मोदी को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। याद कीजिए चुनाव आयोग की नरेंद्र मोदी को दी हुई क्लीन चिट। उधर भाजपा अध्यक्ष ने तो यह तक कह डाला कि चुनाव आयोग एक मूक दर्शक बना हुआ है। फिर चुनाव आयोग ने अपने इतिहास में पहली बार कैंपेनिंग जल्दी खत्म करने की घोषणा की। उस पर भी बवाल हो गया। कहा जाने लगा कि अगर स्थिति इतनी खराब थी तो तुरंत खत्म किए देते, इंतजार क्यों किया। साध्वी प्रज्ञा और दो और भाजपा प्रत्याशियों के गोडसे पर बयान पर पार्टी ने तो अपनी राय स्पष्ट कर दी है, पर चुनाव आयोग से सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। देखिए, सच बात तो यह है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आप जगत दुश्मन घोषित हो जाते हैं। एक रेफरी के फैसले से जरूरी नहीं है कि सब लोग खुश हों, लेकिन जब आरोप इतने सारे और इतनी जल्दी लगने लगे तो क्या किया जाए। मुकाबला में आज का सीधा सवाल, क्या निर्वाचन आयोग था निष्पक्ष? इस पर शुरू करते हैं आज का मुकाबला। मेरे मेहमान हमारे पास हैं सुब्रत मुखर्जी, ये तृणमूल समर्थक हैं, यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मोहम्मद खान, कांग्रेस के प्रवक्ता, हम लोगों के साथ हैं। अशोक टंडन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो से बाहर हमारे पास प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, ये भाजपा के नेता हैं, सांसद भी हैं, चेयरपर्सन हैं कोल एंड स्टील स्टैंडिंग कमेटी के, और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मेट एकदम सिंपल है इस शो का। मैं सब लोगों को शुरुआती वक्तव्य देने के लिए एक एक मिनट का समय दूंगा। तो सुब्रत मुखर्जी, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, आचार संहिता का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि कोई भी चुनाव में जो शासक दल होता है उसको कुछ इनबिल्ट सुविधाएं मिलती रहती है। तो इवेंट फील्ड बनाने के लिए ये चालू होता है और इसके ऊपर यही आशा होती है जितने भी राजनीतिक दल है उनको जो जगह मिलेगा वो बराबर का होगा। पर इस बार हम जो देख रहे हैं, चुनाव आयोग का जो पूरा पॉलिसीज रहा, जिस तरह उन्होंने पूरा चीज़ किया, ये दिख नहीं रहा कि उन्होंने सबके लिए समान सुविधा और सुयोग दिया है। तो इसके लिए इसमें और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, भी कोई भी इंस्टीट्यूशन का लेजिटिमेसी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेजिटिमेट लगे। इट इज़ नॉट जस्ट टू बी जस्ट बट यू शुड ऑल्सो अपीयर टू बी जस्ट। ये मुझे लगता है पूरा मिसिंग रहा। ठीक है, मोहम्मद खान जी, शुक्रिया। संकेत जी, आज का सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? और मैं आपके सामने से 1 मिनट में साबित कर दूंगा कि निष्पक्ष क्यों नहीं है। हम लोगों ने 11 शिकायतें की इस चुनाव के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ 11 शिकायतें। ऐसे ऐसे बयान दिए थे कि वहां जब चुनाव होता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, वहां जब चुनाव होता है जुलूस निकलता है तो पता नहीं पाकिस्तान है हिंदुस्तान है। अमित शाह जी ने कहा था। मोदी जी कहते हैं जब पहला वोट डालो तो बालाकोट के जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उन्हें याद करके डालो। इस सब पे पाबंद है हमारे कानूनों में। हम ले जाते हैं ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के सामने दस्तावेजों के साथ, वीडियोस के साथ कि साहब कोई दो राय नहीं है, उल्लंघन हुआ है, जनता बोल रही है उल्लंघन हुआ है, कुछ कीजिए। 11 के 11 पे कोई फैसला नहीं लिया जाता। हम मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं कि जनाब 30 दिन हो गए, आप इनसे कहिए फैसला तो लें। फैसला लेते हैं, 4 दिन के अंदर अंदर सारी में क्लीन चिट दे देते हैं संकेत जी। दूसरी बात, अब देखिए बंगाल में होता है, बंगाल में हिंसा होती है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सफाई देता है और कहता है कि देखिए हिंसा है तो हम सबकी कैंपेन रुकवा देते हैं। अरे भाई, जो हिंसा कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हो, सजा सबको दे रहे हो। आखिर में बस यही कहूंगा, जनता देख रही है और जनता समझ गई है कितनी निष्पक्ष है। आपका कहना है कि निष्पक्ष नहीं था और आपने 1 मिनट में इस बात को समझाया। जाहिर सी बात है, भाजपा का अपना एक वर्जन होगा। अशोक टंडन जी, आपके 1 मिनट शुरू होते हैं आप। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और हमने पिछले 52 के अब तक जितने चुनाव हुए उसमें सब में देखा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सभी शिकायत करते हैं। जो सत्ताधारी दल होता है उसके खिलाफ भी शिकायत लगती है कि उन्होंने उसको दुरुपयोग किया। ये जब
भाजपा विपक्ष में होती है वो भी यही करती है, जब यूपीए विपक्ष में होती है तो भी करती है। लेकिन अभी आपने कहा कि सभी दल जब एक किसी संस्था के बारे में ये कहते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, तो मुझे लगता है ये एक प्रमाण होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। जितने भी चुनाव आयुक्त हुए हैं उन्होंने अब तक सब ने ये कहा है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करता है। इतने बड़े देश में चुनाव करवाना और इतने लगातार चुनाव करवाना, मैं समझता हूं कि हमें अपने संस्थानों पर विश्वास रखना चाहिए। शिकायत इस बार तो ऐप बनाया गया शिकायत का, चुनाव आयोग ने जितना कुछ भी हो सकता। देखिए एक बात लास्ट में कहूंगा कि इसको अगर हमने निष्पक्ष और सफल बनाना है तो सभी स्टेक होल्डर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका सहयोग करें। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी भी हैं। रावत जी, पहले मैं आपको, जैसे कि सब लोगों को एक एक मिनट समय दिया जा रहा है, मैं आपसे एक मिनट में जानना चाहूंगा, ये जो आरोप है कि निर्वाचन आयोग या निर्वाचन सदन में बैठे हुए लोग क्या वो निष्पक्ष थे या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं टंडन जी से सहमति व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस तरह की परिस्थितियों में इतना बड़ा चुनाव संपन्न कराया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसने लगातार बहुत अच्छा नाम अर्जित किया है पूरे विश्व में। इस बार परसेप्शन इसलिए थोड़ा सा एडवर्स हो गया क्योंकि जो शिकायतों की बात की गई कि जिसमें 1 महीना लगा और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा कि इनको आप इस समय सीमा के अंदर निपटाइए, वो विलंब जो है वो एक एडवर्स परसेप्शन का कारण बन गया और उसके बाद सारे राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन को पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और यही एक वजह रही है। अदरवाइज जितने भी निर्णय देखने को मिले हैं, जो मैंने अभी तक देखे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ने पूरी निष्पक्षता से काम किया है। ठीक है, चर्चा अब शुरू करते हैं। मोहम्मद खान, आपने 3-4 कारण बताए जिसकी वजह से आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था। बिल्कुल, आप इस चीज से भी अवगत होंगे कि यही ऐसे ही आरोप भाजपा ने भी लगाए हैं, तृणमूल ने भी लगाए हैं, जितने राजनीतिक दल हैं सब ने लगाए हैं। भाजपा ने राहुल जी के खिलाफ एक शिकायत की थी जब उन्होंने शाहदोल में एक बयान दिया था। चुनाव आयोग ने तुरंत ही नोटिस इशू कर दिया राहुल गांधी जी को, कहा जवाब दीजिए, सफाई दीजिए। हम लोगों ने 200 पेजेस के करीब में जवाब बना के दिया और अपनी सफाई दी। मगर हैरानगी की बात है, मैंने आपके सामने 3 मिसालें रखी, मगर ऐसी 11 मिसालें हैं जिसमें आपने औरों को तो सस्पेंड कर दिया। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ 3 पेज का ऑर्डर आपने पास किया। आपने जब अजय सिंह बिष्ट को सस्पेंड करना था तब आपने बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। जब आपको आजम खान के खिलाफ एक्शन लेना था आपने लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो ऑर्डर आपने पास किए, 2 पैराग्राफ में, आधे पेज में आपने कह दिया हमें कोई उल्लंघन नहीं लग रहा है, क्लीन चिट दे दी। अब आप बताइए, आप इतनी बड़ी बॉडी है, धारा 300 आर्टिकल 324 आपको इतनी ताकत देता है, आपने कार्रवाई ही नहीं की। आपने मोदी जी को नोटिस तक इशू नहीं किया। राहुल जी को तो आपने कर दिया, आप निडर हो गए और अच्छी बात है किया, हम सफाई देने को बिल्कुल राजी हैं। मगर ना मोदी जी को, ना अमित शाह जी को, बाकी सारे नेता चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस को, उनको आपने दिया, बट इन दोनों को ठीक है, प्रश्न तो पूछना जो है वो आपका अधिकार है, लेकिन फैसला करना या निर्णय लेना कि उल्लंघन है या नहीं, ये तो आप निर्वाचन सदन में बैठे हुए अधिकारियों पर छोड़ेंगे ना। बिल्कुल, आप सवाल जरूर उठा सकते हैं, लेकिन फैसला तो अल्टीमेटली वही लेंगे। आपकी बात जायज है, मगर देखिए चुनाव का समय होता है 1.5 महीना, और अगर आप 1-1 महीना इंतजार करेंगे फैसला लेने के लिए, फिर तो वो कंप्लेंट ही ठीक है। चिंतामणि मालवीय, आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष था या नहीं। आपकी पार्टी ने भी कई प्रतिनिधित्व मंडल वहां पर गए हैं, कई लोग वहां गए हैं, यहां तक कि जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो ये तक बोल डाला कि चुनाव आयोग जो है वो एक मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कहा निश्चित रूप से वो बंगाल की वास्तविकता थी, क्योंकि बंगाल में जो चुनाव का स्तर चला गया था वो स्वस्थ लोकतंत्र से कहीं मिलान नहीं उसका होता है। मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसा कि शायद मेरी बात आप तक पहुंची नहीं, कि ये जो पंचायत चुनाव बंगाल में हुए हैं और इसमें जिस तरह 16 लोगों की हत्या पंचायत चुनाव में हुई है और करीब 33 से 34% बिल्कुल जिसमें चुनाव नहीं हो पाया, अनकंटेस्टेड रह गए, और जिला पंचायत 800 में से 200 जिला पंचायतों में चुनाव नहीं हो पाए, वहां निर्विरोध टीएमसी के लोग चुने गए। इसका मतलब यह कि वहां गुंडागर्दी चरम पर है, और इस तरह की गुंडागर्दी की अपेक्षा और इस तरह की तानाशाही की अपेक्षा अगर ये टीएमसी करना चाहती है और बाकी राजनीतिक पार्टियां टीएमसी का समर्थन करती है, तो मुझे लगता है वास्तविक लोकतंत्र को खतरा तो इन बाकी विपक्षी दलों से है। भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल एक शिकायत की कि भाई यहाँ मूक दर्शक हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद आएंगे और चर्चा जारी रखेंगे। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को कमजोर भी बताया। उन्होंने बोला कि हमारी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी।
क्यों ऐसा बोला, क्या यह बोलना वाजिब था, क्या चुनाव आयोग अपनी ही पावर्स ढंग से नहीं जानता? इसके बारे में हम ओपी रावत से भी बात करेंगे और बाकियों से भी बात करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होंगे। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव आयोग अपने आप को कमजोर क्यों बताता है। ओपी रावत जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 15 अप्रैल को जो कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उच्चतम न्यायालय में उन्होंने कहा, अंग्रेजी में था, उन्होंने कहा पावर्स टू डिसिप्लिन पॉलिटिशियंस हु सॉट वोट्स इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन वर वेरी लिमिटेड। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उनकी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं। फिर कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद कार्रवाई हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि चुनाव आयोग को अपनी पावर्स के बारे में खुद ही इल्म नहीं है? एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में इलेक्शन कमीशन ने जो रिटर्न सबमिट किया या जो एफिडेविट सबमिट किया, उसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से नहीं बताया। इलेक्शन पीरियड में, लिमिटेड पीरियड ऑफ 1.5 मंथ और 2 मंथ्स, उस पीरियड में अगर किसी तरह की लीगल एक्शन होती है, एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, तो वो अपने परिणाम तक उस लिमिटेड पीरियड में नहीं पहुंच पाता है। जबकि लीगल प्रावधान है और उनका रिकोर्स इलेक्शन कमीशन हमेशा लेता है। जो एमसीसी वायोलेशन के लिए जो प्रावधान है या जितना कुछ किया जा सकता है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है एमएस गिल वाले केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन परिस्थितियों से, जिन चुनौतियों से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ये पाता है कि कानूनों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा कि उसे शक्ति दे, बल्कि इलेक्शन कमीशन उस चुनौती से निपटने के लिए जो भी उचित कदम उठाने की तय करेगा वो उठा सकेगा। तो इसलिए पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर ये बताते तो शायद ये फटकार भी नहीं लगती और इस तरह की बात भी नहीं आती कि ओपी रावत जी, जो आप बोल रहे हैं ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग अपना कॉन्टेक्स्ट भी ढंग से नहीं रख पाया। क्योंकि मैं तो जो कानून है उसके हिसाब से जा रहा हूं। पार्ट 15 जो है संविधान का, उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब 15 जून 1949 को ये आर्टिकल लाया, उन्होंने बोला द होल इलेक्शन मशीनरी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन व्हिच अलोन वुड बी एंटाइटल्ड टू इशू डायरेक्टिव्स टू रिटर्निंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स एंड अदर्स। यानी कि चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास, और उसके लिए जितनी शक्ति चाहिए, जो पोल ऑफिसर्स हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो सब चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चलेंगे। क्या आपको लगता है कि इसका पालन नहीं हो पाया इस बार? बिल्कुल सही कहा आपने, और वही मैंने भी कहा। नहीं, वही मैंने भी कहा कि चुनाव आयोग के पास शक्तियों की कमी नहीं है। जो प्लेनरी पावर अंडर आर्टिकल 324 एमएस गिल केस में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से मिली हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है और उसका आखिरकार इस्तेमाल किया गया। ओपी रावत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं यहां पर स्टूडियो में वापस डिस्कशन लाना चाहता हूं। ये जो 324 प्लेनरी पावर्स जिसको कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, सुब्रत जी, उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस पर भी बवाल हो गया। उसमें एक कहा जाने लगा कि आपने एक दिन का टाइम क्यों दे दिया, तुरंत कर देते। एकदम सही बात है। देखिए, दो चीज है। पहले जो बताया गया पंचायत चुनाव के बारे में, त्रिपुरा में 96% में कोई कॉन्टेस्ट जरूरत नहीं हुआ, एक लोकसभा पोल को रद्द करना पड़ा। तो इस तरह का तुलना करें तो पूरा देश का करें तो चित्र दूसरा होता है। अब देखिए, जो 324 का बात है, अब बंगाल को लेके काफ़ी सवाल उठाया जा रहा है। आप देखिए, जब चुनाव कमीशन अपना पावर ले लेता है चुनाव के समय, ये पुलिस कमिश्नर को चेंज करता है, ये होम सेक्रेटरी को चेंज करता है, तो इसका मतलब है जिम्मेदारी भी तो चुनाव कमीशन का ही होगा कि देख के पूरा ठीक ठाक हो। अब देखिए, जो होम सेक्रेटरी ने लेकिन वो उनका हक है, वो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। नहीं, अगर उनको लग रहा है कि कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, उसका वो तबादला कर सकते तो है, फिर आप तो पूरा निभाना भी तो चाहिए आपको। टंडन जी, यहां आरोप ये लग रहा है कि आपके पास शक्तियां हैं, आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आधा अधूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका भी फैसला कौन लेगा? देखिए, जब मैं विपक्ष का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर विपक्ष को चुनाव आयोग में विश्वास ही नहीं है
तो उन पर आप जब आरोप लगाएंगे तो आपको लगता है आपको न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं टंडन जी, नहीं, मैं एक बात कह टंडन जी, सिर्फ विपक्ष ने आरोप नहीं लगाया है। नहीं, मैं बताता हूं कैसे आरोप है। जब कि चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई और पश्चिम बंगाल में 7 फेज में इलेक्शन रखा गया, तो ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए ये हमको डिसएडवांटेज में रखा गया है। और बाद में क्या प्रूव हुआ? हिंसा के चलते पश्चिम बंगाल अब बदनाम है हिंसा के लिए, और चुनावी हिंसा को रोकने के लिए अगर 7 चरण में चुनाव किया गया, उस पर प्रश्न ये भी लगा कि उसके बाद भी सेंट्रल फोर्सेस बराबर नहीं थी। मैं वही कह रहा हूं, जब तक स्टेक होल्डर सारे चुनाव आयोग के साथ वो नहीं करेंगे सहयोग। इस आपने कहा कि चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं लेता 324 के तहत? चुनाव आयोग जिस तरह से एक्शन अगर लेने लगेगा तो इस देश में चुनाव ही नहीं हो सकेगा। सहयोग कौन कौन दे, कितना दे, और क्या सवाल उठाना गलत है, लेकिन सवाल कितने उठाए जाएं, किस हद तक उठाए जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए 2019 का चुनाव तो हुआ खत्म, ठीक है, लेकिन 2019 के आगे भी दुनिया है, आगे भी चुनाव हैं, इसी चुनाव आयोग को आगे भी चुनाव कराने हैं। तो क्या सीख ले चुनाव आयोग 2019 के चुनाव से, हम ओपी रावत जी से जानेंगे और आप सबसे भी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी रहा जरूर। स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग क्या वो निष्पक्ष था या नहीं इस बार, और आगे के लिए क्या सीख ली जा सकती है। मैं ये सवाल पहले ओपी रावत जी के पास ले जाना चाहता हूं। रावत जी, आप ये बताइए कि सीख, अगर आप सीईसी होते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, तो इस चुनाव से आप क्या सीख लेते? एक तो ये कि सभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन की शिकायतें किसी भी पार्टी से आएँ, उनका निराकरण, उन पर रूलिंग, उन पर ऑर्डर बहुत तत्परता से और तुरंत होना चाहिए, क्योंकि उससे पब्लिक परसेप्शन बनता है और इस पर्टिकुलर चुनाव में विलम्ब होने से पर्टिकुलर एडवर्स परसेप्शन बना। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी कायम करने के लिए प्रत्येक वायोलेशन के केस में जो भी स्पीकिंग ऑर्डर है उसको तुरंत अपलोड करना चाहिए पब्लिक डोमेन में, ताकि पब्लिक एट लार्ज को सारी चीज़ें तुरंत मालूम हो और कोई भी ये आक्षेप ना लगा सके कि एक केस में पूरा ऑर्डर किया गया, एक केस में लेटर दिया गया, इस तरह की बात की गई। अगर ये दोनों चीज़ें कमीशन हमेशा करता है और 324 का जब भी इस्तेमाल हो उसको तुरंत तत्परता से लागू किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का आक्षेप मिलजुल कर एक साथ इलेक्शन कमीशन पर लगा पाएंगी, और जो इलेक्शन कमीशन की छवि पूरे विश्व में बनी हुई है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहेगी, वो बनी रहेगी। मोहम्मद खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आगे के लिए क्या किया जाए, और इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूं। ये प्लेनरी पावर्स के बारे में मुझे लगता है राजनीतिक दलों को पता होगा, लेकिन क्योंकि कभी इस्तेमाल में नहीं आया, इस वजह से ये चर्चा में नहीं आया। क्या आपको लगता है कि इतिहास में पहली बार क्योंकि इसका इस्तेमाल कर लिया गया है 2019 में, तो आगे भी जारी रहना चाहिए? देखिए, क्या इससे इलेक्शन कमीशन को स्वीपिंग पावर्स मिल जाएंगी? जी, मैं पहले ओपी रावत साहब की बात पे आना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यानी वो ऑर्डर, कोई भी सरकारी संस्था जब कोई फैसला लेती है, उसे लिखत में अपना औचित्य यानी जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि वो इस फैसले तक क्यों पहुंची। आप गौर फरमाइए, बंगाल के केस में कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। हमें पता ही नहीं आज तक वजूहात क्या थे जिस वजह से ये हुआ। हम तो ये बोल रहे हैं, मुझे याद है तृणमूल का डेलीगेशन गया, हमारा डेलीगेशन गया कल मल्टी पार्टी, और हम लोगों ने कहा ये 3 वीडियो हैं। भाजपा के सांसद कह रहे हैं हिंसा करो, एक तो सांसद धमकी दे रही है वोटरों को कि मैं घर से निकलवा के मारूंगी तुम्हें। भाजपा के उम्मीदवार जो हैं, वो सांसद नहीं है, उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। और जो वीडियो आया है सामने, वो दिखाता है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं विद्यासागर स्टैचू को लेके, वो लोग भाजपा की शर्टें पहने हैं, उनके गमछे पहने हुए, तो सवाल तो उठेगा। तो इसलिए हम बिल्कुल सही बात कही। चिंतामणि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए बात घूम पे, इसको हम बहुत ज्यादा लंबा चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम विद्यासागर स्टैचू में चले गए तो फिर बहुत सारा समय की जरूरत पड़ेगी जी। लेकिन मैं आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा क्योंकि उसका जिक्र हुआ है। चिंतामणि जी। हाँ, सुन रहा हूं मैं। देखिए, जहां तक विद्यासागर जी की प्रतिमा का सवाल है, वो अंदर थी और अंदर के ही लोगों ने तोड़ी। इसलिए ये कहना है कि जुलूस में शामिल लोग कोई आक्रमण करने नहीं गए थे, वो अपना प्रदर्शन करने गए थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके हमले का कोई सवाल नहीं होता। दूसरा है कि ममता जी झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। वो कह रही है जो सेंट्रल फोर्सेस है उसमें आरएसएस के आदमी है। अब बताइए ये संभव है क्या? तथ्य के आधार पर बोली हुई बात चुनाव में बोली जाए तो मुझे लगता है समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, जैसे हम आगे का रास्ता जानना चाहते थे, वैसे ही हम लोग फिर कोशिश करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव से आगे क्या किया जा सकता है
और सबसे बड़ी बात, जो सबसे जरूरी चीज मुझे लगती है, खराब बोल बोलने वाले लोग चुनाव में जो कि खराब बोल बोलते हैं, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा ने जो बोला, प्रधानमंत्री खुद आकर के बोल रहे हैं कि वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करे ताकि दोबारा कोई 2 बार सोचे। अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। अब हम एक सवाल पूछते हैं पहले ओपी रावत जी से, क्योंकि वो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, तो इन सवालों के जवाब देने में वो सबसे ज्यादा सक्षम रहेंगे। रावत साहब, आप ये बताइए, जिस तरीके के तीखे, खराब, भद्दे बोल इस चुनाव में बोले गए, मतलब स्तर और गिरता चला जाता है हर चुनाव में। इस बार तो ये हुआ कि गोडसे भी देशभक्त हो गए। चुनाव आयोग इसमें क्या कर सकता है, मैं ये जानना चाहता हूं। पार्टी ने तो जो किया सो किया, चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? एक्चुअली वर्तमान व्यवस्था में इस तरह की जो कमेंट्स करने की पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स की बातें होती हैं, उस पर बड़ी लिमिटेड एक्शन चुनाव आयोग द्वारा ली जा सकती है। उन पर बैन लगाया जा सकता है, जैसे कि किया गया 72 घंटे 48 घंटे, या उनको कुछ दूसरे ढंग से भी पेनलाइज किया जा सकता है। सदस्यता रद्द क्यों नहीं हो सकती? इस तरह के कैंडिडेचर रद्द क्यों नहीं हो सकता? क्या इसकी पावर है कि नहीं? वो रद्द नहीं हो सकता क्योंकि वो कानून के नहीं, उसकी कोई पावर नहीं है। मोहम्मद खान, मैं आप पर आना चाहूंगा। जी रावत साहब, ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत नहीं होती, मगर मिसाल बना सकते हैं। जैसे 48 घंटे 72 घंटे अगर किसी को रोक दिया और आपने उसे कैंपेन नहीं करने दिया, ये मेरा मानना है बहुत महत्वपूर्ण ताकत है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, टंडन जी आप, और उसके बाद शुभ्रत जी। सबसे बड़ी बात आपने कहा 19 के बाद लेसन क्या है? लेसन है राजनीतिक दलों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहना है, चुनाव प्रणाली जिंदा रहनी है, तो स्टेक होल्डर्स को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। मैं सेल्फ रेगुलेशन पार्टियों के लिए कह रहा हूं। सुब्रत जी, अब जो सवाल आ रहा है चुनाव आयोग को लेके, देखिए चुनाव आयोग का जो रोल है वो है रेफरी अंपायर का, ये इन्होंने ठीक तरह नहीं निभाया। रावत साहब, मैं आप पर आना चाहूंगा। आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से निर्णय लेता है, या जो चुनाव आयुक्त बैठते हैं एक निर्णय लेने के लिए कि साहब ये मामला आया, इसके ये तथ्य हैं, इन पर आधारित हमने ये फैसला लिया, ये पूरा प्रोसेस पारदर्शिता से नहीं किया जा सकता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता? अपने आप ही सवाल लगने बंद हो जाएंगे। यही तो मैंने कहा था कि एक तो विलंब नहीं होना चाहिए, और स्पीकिंग ऑर्डर जो है तुरंत पब्लिक डोमेन में अपलोड होना चाहिए, तो कभी इस तरह का आक्षेप लगेगा ही नहीं। चलिए, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन हम लोग यहां से लेकर के जा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ही ट्रांसपेरेंट हो जाए अपने फैसलों को लेकर के, तो हो सकता है आगे चीजें सुधर जाएं। और ये जो प्रतिनिधि मंडल जाते रहते हैं, लोग चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने लगते हैं, वो बंद हो जाए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच, आप लोग ने यहाँ पर हमको इस शो में ज्वाइन किया, अपनी अपनी बात रखी और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये सुझाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये मैं हर समय कहता हूं, दुनिया 2019 के बाद भी रहेगी, हिंदुस्तान में 2019 के बाद भी चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया ही खत्म हो गई। सीख क्या ली जा सकती है कि इस तरीके का माहौल दोबारा न बने और हम चुनाव आयोग को हमेशा निष्पक्ष माने कि उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया में।